मार्केट की बात करें तो गोल्ड में गिरावट बढ़ गई है और 3 हफ्ते के निचले स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव पहुंच चुका है। $1314 प्रति औंस के नीचे है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव। और सिल्वर में भी गिरावट आई है और कल के मुकाबले करीब $15 नीचे है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड, क्योंकि ग्लोबल इक्विटी मार्केट में जो तेज़ी आई है इसका निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर दिखा है और बुलियन का मार्केट बिकवाली का शिकार हुआ है। इसके अलावा अगर बता दें आपको तो जो यूएस में आंकड़े आए हैं वो आंकड़े भी बाजार के लिहाज से, बुलियन के लिहाज से निगेटिव है, क्योंकि जॉबलेस क्लेम में गिरावट आई है यूके में भी और उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो येन के मुकाबले डॉलर 6 महीने की ऊंचाई पर है और संभावना इस बात की है कि बैंक ऑफ जापान ब्याज दरें घटा सकता है। तो इन तमाम फंडामेंटल का इम्पैक्ट आपको मार्केट पर आगे भी दिख सकता है। इसके अलावा अगर बात करें क्रूड की तो क्रूड में रिकवरी है, $46 के आसपास है WTI क्रूड का भाव और ब्रेंट का भाव 47 के करीब है। पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक करीब 23 लाख बैरल घटा है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं मार्केट का ताज़ा हाल कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरह की हलचल फिलहाल देखने को मिल रही है। और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे 2 एक्सपर्ट, लेकिन आपको बता दें कि फंडामेंटली बुलियन का मार्केट थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। क्रूड में तेज़ी इसलिए है क्योंकि स्टॉक में गिरावट आई है और लगातार 9वें हफ्ते अमेरिका में क्रूड के स्टॉक में गिरावट आई है और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिख रहा है। मांग के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से जुलाई का महीना यूएस में अहम माना जाता है क्योंकि मोटर फ्यूल की डिमांड यहाँ पर बढ़ती है। और इस बीच L&T इन्फोटेक की लिस्टिंग हो रही है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। चलिए तो शुक्रिया मृत्युंजय। मेरे पास इनफैक्ट BSE पर तो पहला टिक आ भी गया है, ₹666 पर पहला टिक BSE पर आया है। हालांकि अभी ऑफिशियली लिस्टिंग होनी बाकी है, लेकिन ₹666 पर पहला टिक है BSE पर। L&T पर, NSE पर हालांकि अभी ट्रेड पंच होना बाकी है 667 पर, लेकिन ₹710 का इशू प्राइस था और उसी रेंज में अब 6-6.25% नीचे इशू प्राइस के। चलिए 678 पर इस समय NSE पर है, 670 पर लिस्टिंग हुई है। हालांकि NSE पर अब 681 पर ये इस समय ट्रेड करते हुए, तो 4% नीचे NSE पर L&T इन्फोटेक की लिस्टिंग हुई है इस समय और अब 3% नीचे इस समय। हालांकि जो इशू प्राइस है उसके डेफिनेटली नीचे अभी भी ₹710 का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 692 पर L&T इन्फोटेक इस समय लिस्ट करते हुए, और ये खतरे की घंटी बज भी रही थी इनफैक्ट L&T इन्फोटेक पर। जिस तरह से IT बेलवेदर्स के नंबर्स आए थे उसके बाद कुछ हद तक कंसर्न्स बने हुए थे, तो 691 के लेवल पर इस समय L&T इन्फोटेक NSE पर ट्रेड कर रहा है, 3% नीचे। लेकिन BSE पर हालांकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हुए नहीं है, देखते हैं एक बार BSE पर टिक कहाँ पर आता है। लेकिन 688 पर NSE पर, ₹670 पर BSE पर ये लिस्ट हुआ और NSE पर फिलहाल 2.5% नीचे 694 के आसपास L&T इन्फोटेक। सो देयर यू गो, नेगेटिव लिस्टिंग L&T इन्फोटेक पर। अगर कोई उम्मीद कर रहा था कि फ्लाइंग रिटर्न्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर, तो वैसा नहीं हुआ। हालांकि देश की 6ठी सबसे बड़ी IT कंपनी, लेकिन डेफिनेटली एक सेंटिमेंट डैम्पनर। अब एक बार नजर डाल लेते हैं L&T के काउंटर पर भी, जो कि होल्डिंग कंपनी है, बिकॉज ये जब से हमने इंडिकेटिव टिक्स में देखा था संकेत, उसके बाद से ही रुझान थोड़ा नेगेटिव था L&T पर। तो ये भी इस समय करीब आधे % से ज़्यादा की गिरावट देखते हुए 1561 का लेवल यहाँ पर। लेकिन देश की 6ठी सबसे बड़ी IT कंपनी आज लिस्ट हुई अपने इशू प्राइस के नीचे, ₹710 का इशू प्राइस था और उसके मुकाबले अब ये 698 पर। नज़र रखनी होगी कि क्या ये रीगेन करता है, जो 710 का प्राइस है उसे रीगेन करके अगर उसके ऊपर निकलता है। लेकिन वही है कि जिस तरह का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, अगर किसी ने फाइनेंस लेकर या फंडिंग लेकर इसमें इन्वेस्ट किया था तो डेफिनेटली उनके लिए बुरी खबर यहाँ पर। इनफैक्ट ₹700 ये प्राइस है जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए ₹10 का डिस्काउंट मिला गया, लेकिन उस प्राइस से नीचे यहाँ पर कामकाज कर रहा है। और ओवरऑल ये प्रॉब्लम एरिया ये है, अमेरिका से 68% के रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं और 16-17% यूरोप से, और ब्रेक्सिट का खतरा तो ऑब्वियसली मंडरा ही रहा है, तो वो एक नेगेटिव ट्रिगर है। चलिए मृत्युंजय, तो आप ही कोई अच्छी खबर दे दीजिए। तो आज एक लिस्टिंग थी काफ़ी बड़ी और अहम लिस्टिंग पर नेगेटिव। अच्छी खबर तो आज मेहर कमोडिटी मार्केट में भी नहीं है, क्योंकि बुलियन मार्केट लगातार दबाव में ट्रेड कर रहा है। और बातचीत के लिए हमारे साथ अजय बहती हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट मुंबई से, और साथ ही माधवी मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं मुंबई से ही, कोटक कमोडिटी की। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अजय, पहला सवाल आपसे ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड में गिरावट ज़्यादा है, 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है,
क्या इंडियन मार्केट में भी आपको लगता है कि गिरावट अभी बढ़ने वाली है? अभी भी एमसीएक्स गोल्ड तो खैर प्रेशर में ही है मृत्युंजय। मुझे लगता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव भी दबाव बना रहेगा। मुझे लगता है ये ट्रेंड फेड मीटिंग तक कंटिन्यू रहेगा। घरेलू बाजार में मुझे लगता है ऊपर के लेवल पे बिकवाली करके ही चले। 30,800 820 का जोन एक अच्छा सेल रेजिस्टेंस है, तो वहाँ बिकवाली करके चले। 970 का स्टॉप रहेगा। डाउन साइड में हम 30,550 तक का लेवल एक बार देख सकते हैं। ठीक है। और चांदी पर आपकी कॉल क्या होगी अजय बहेती? प्रेशर में तो सिल्वर भी है गोल्ड के साथ, लेकिन मुझे लगता है ये इस स्तर पे बिकवाली करना ठीक नहीं रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। करंट लेवल से एक बाउंस बिल्कुल आप देख सकते हैं। 45,300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है सिल्वर को। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव में एक्सपेक्ट करूंगा कि पहले एक बाउंस मिले 45,800 900 की तरफ। तो इनिशियल सेशन में खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है। माधवी मेहता, आपका कमेंट बुलियन मार्केट के ऊपर इंट्राडे के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए क्या है? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। बुलियन मार्केट ऐसे देखा जाए तो काफी सेल ऑफ हो चुका है, और आज ईसीबी का जो मेजर इवेंट है आज के दिन में जो शाम को है, उसके पहले मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में ही रह सकता है। बट ओवरऑल हाँ, हायर लेवल पे बिकवाली करके चलने की सलाह दूंगी गोल्ड सिल्वर दोनों में। इंटरनेशनल लेवल्स में देखा जाए तो इमीडिएटली 13-15 जो है वो होल्ड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है 1305 तक नीचे करेक्ट हो सकता है, और सिल्वर में भी $19 तक का भाव देखा जा सकता है। क्रूड में गिरावट का रुख यहाँ पर खत्म हो गया है। अब मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि यूएस में लगातार क्रूड का स्टॉक कम हो रहा है। क्या आपको लगता है अजय कि क्रूड में भी और तेजी आ सकती है? क्रूड मुझे लगता है मृत्युंजय 3,000 का जो लेवल है काफी क्रूशियल सपोर्ट था, जहां से उछाल कल हमें देखने मिला है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में रहेगा क्रूड ऑयल आज। एक पोजिशनल डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव देखिए तो डिप पर बाय कर चले जब तक 3,000 का लेवल होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है 3,050 3,060 के आसपास एक अच्छा मौका रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए L&T इन्फोटेक की लिस्टिंग पर नाइक बोल रहा है। Very brisk rate. I'm sure this company will do well over the next 5-year period that we have lined up for ourselves to triple itself. And this issue have been a very important one, because this is the second company after L&T Finance 5 years ago that has gone to the market and have received overwhelming response, both from retail and institutional investor. I'm told one of the record-breaking response. So I want to thank all of them. I also want to thank media, all of you, because I think during the road shows and during many other interviews that took place, you have been kind and positive on what we were trying to bring to the market. Company, though, was started with a different purpose to retain our employees in August 2000. Eventually, we had to keep up with the growth to give the prospects to our old employees to grow. And I think one led to another. And today I'm very proud and very happy to have started this venture without that time realizing what it will turn out, but is a very great moment and pride moment for the whole of L&T Group, L&T Infotech, all its employees. And I want to thank all my colleagues now and before who have done so well to make this institution, because with this and the next company that we took out to a second company, engineering company, is together 1.5 billion. So it's a 1.5 billion company in two parts, and I'm sure that it is one of the rare happening in the industry where somebody started from zero and have made it to be 1.5 billion alongside 82 other businesses. So it's not just the only business that L&T Group has. We have Sanjay Jalona, my colleague, CEO, who has joined us about a year ago. He comes from a very distinguished company, and I have no doubt that he will take this company from strength to strength. So I want to thank you again. All the best. Sir, in terms of help us understand how L&T Infotech fits into the larger consolidation plans for the L&T Group, and you gave a vision about $3 billion in the next 5 years of achieving that revenues. Specifically speaking, what is the growth plan? How would you be able to reach that? Well, I think that he will reply how he will be able to reach. But I can tell you, in an overall scheme of things within L&T Group, we have 3 areas. High-tech manufacturing. We don't do anything which is low-tech, right?
So high-tech manufacturing like nuclear reactor, the defense equipment, the nuclear submarines and aerospace and heavy industry and so on. And that happens to be 12 to 15% of the whole group. L&T is largely a project company, and that is about 74-75%, which is building infrastructure like this building and many other most complicated projects which can easily be called to be a nation building. So we are a nation builder. To keep up with that, we are only in core sector, which is building power plant, building refineries, the offshore platform, subsea pipeline, all kinds of infrastructure and so on, which together is 75%. Now you know the project business is extraordinarily risky and a very small profit, very small, hardly 5 or 6%. And I think many of you know already that some of our projects in Middle East did not go well and we lost money. That's a story of the past. Now we are very well off and we are going to see very tremendous profitable growth. But having said that, we need therefore a state business which will counter a risk involved in the project business. And that is third sector is the service sector. L&T Infotech, L&T Technology Service, L&T Finance, L&T Reality, as long as we have our own land bank. These four are service sector, and all the tough days we had on projects, I think are more than made up by the service sector. When we saw that we are running into sometime occasionally a problem as the nature of the business is all over the world. There has not been a single project company, whether from Japan, Korea, USA, Europe, who have not one time or the other not done well in one or two projects and had a big problem. So I think this has stood very well. Therefore, we have classified L&T Infotech, L&T Technology as an absolute core for us to have a balancing portfolio as a whole. And I think that is the way I said that we have to expand service sector faster than the rest. To finally bring service sector to be nearly 20%, come down in project business to nearly 70%, and heavy engineering, taking out all low-tech manufacturing and other, not to be part of L&T, that about 10 to 12%. And that is the group, let's say, strategy. Okay. Mr. Jalona could answer the guidance question. एक मिनट बाबा, 5 आदमी बोल रहा है. Congratulations on your listing. I just had a question on the issue price. The listing has happened at a 6% discount to that. Why do you think that is the case? Are the investors not convinced enough? Why do you think that has happened despite you, labeling out how you are? Well, the point is, you know, about 15 days back, you can call it grey market, was going at the premium of 100 rupees. Last few days, the result that is declared by several companies within the software industry have not been very well appreciated by the market. And therefore, the whole sector has been discounted. And we have come at the peak of that, when I don't want to name the companies, but I have no doubt in my mind that in next several days, it will trade at premium. Okay, we mentioned the point. Just a second. It was mentioned. We've seen 16-year journey so far. In the next 4 years, the next goal is to double the revenue, and you aspire to become a $3 billion company. I just wanted to understand how you're going to operationalize that vision, because organic growth